शेख हसीना को 45 मिनट के अंदर बांग्लादेश की मिलिट्री ने देश छोड़कर चले जाने को कहा। पहले ये सिर्फ स्टूडेंट विद्रोह था, पर अब इस विद्रोह ने एंटी हिंदू राइट्स का रुख ले लिया है। लोग बांग्लादेश के पार्लियामेंट में घुसकर सब कुछ तबाह कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। जिस इंसान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, उस मुजीबुर रहमान के स्टैचू को नीचे गिराकर तोड़ रहे हैं और अब बांग्लादेश के माइनॉरिटीज हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन लोगों पर भी टारगेट कर रहे हैं। आज के ये वीडियो में देखते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट क्यों हुआ, शेख हसीना के बाद भारत और बांग्लादेश के रिलेशन कैसे हो गए। नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने बांग्लादेश में बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। शुरुआत में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन अब स्थिति ने डरावना और हिंसक रूप ले लिया है। बांग्लादेश में अब सैन्य कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। देश भर में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं बांग्लादेश सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। इन हिंसक झड़पों में कम से कम 300 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को तानाशाह बुला रहे हैं। इस सब के पीछे क्या कारण है, आइए इस वीडियो में इस स्थिति को विस्तार में समझते हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे की मेन वजह है आरक्षण। बांग्लादेश के युवा सरकार के कोटा सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। इस कोटा प्रणाली के अनुसार बांग्लादेश में सार्वजनिक क्षेत्रों में 56% नौकरियां समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित है। इसका मतलब ये है कि केवल 44% नौकरियां ही योग्यता के आधार पर मिल सकती है। यह व्यवस्था भारत से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन जाति के आधार पर नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी के आधार पर दिया जाता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें बांग्लादेश के इतिहास में जाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, आजादी से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। उस समय इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और आज के पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में 162 सीटें और पश्चिमी पाकिस्तान में 138 सीटें थी। पश्चिमी पाकिस्तान में लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों पर वोट दिया, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में भारी बहुमत अवामी लीग पार्टी को मिला, जिसका नेतृत्व कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप अवामी लीग को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों पर शासन करना था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उस समय पाकिस्तान की सेना के कमांडर इन चीफ याहिया खान ने चुनाव परिणाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पूर्वी पाकिस्तान पर मार्शल लॉ लगाया गया और इसके जवाब में शेख मुजीबुर रहमान ने विरोध में सविनय आंदोलन शुरू किया। उसी समय पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने बड़े पैमाने पर अत्याचार किए। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया और सैकड़ों हजारों लोगों को मार डाला गया। पूर्वी पाकिस्तान में ह्यूमिलिएशन हुआ। लगभग 10 मिलियन लोगों को भारत में शरण लेनी पड़ी। पूर्वी पाकिस्तान की लगभग 50% आबादी इसके कारण आंतरिक रूप से विस्थापित हो गई थी। इसके बाद ही हमने 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध देखा, जिसकी गवाही वक्त दे ही रहा है। यह वह युद्ध था जहां भारत ने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में बांग्लादेश को आजादी दिलाने में मदद की। पूर्वी पाकिस्तान के नेता मुजीबुर रहमान ने इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र गणराज्य में घोषित किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसे बांग्लादेश यानी कि बंगालियों की भूमि कहा जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान में आजादी के लिए लड़ने वाले लोग जिन्होंने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बनाया, स्वतंत्रता सेनानी थे। इसलिए बांग्लादेश के कोटा सिस्टम में 30% नौकरियां, 30% नौकरियां स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों के लिए आरक्षित होती है। इसके अलावा कुछ अन्य आरक्षण भी है, जैसे महिलाओं के लिए 10%, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 10% कोटा, अदर माइनॉरिटीज के लिए 5% आरक्षण और 1% आरक्षण शारीरिक विकलांग लोगों के लिए भी है। इन आंकड़ों को जोड़े तो कुल 56% आरक्षण हो जाता है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार को अदर माइनॉरिटीज और शारीरिक विकलांगताओं के लिए आरक्षण के अलावा अन्य सभी आरक्षण हटा देने चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह आरक्षण बहुत दिलचस्प है।
क्योंकि इसकी शुरुआत आजादी के ठीक एक साल बाद 1972 में हुई। उनके कैबिनेट सेवा मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोटा बनाने के लिए उस वर्ष एक आदेश जारी किया। जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए 30% नौकरियां आरक्षण की जानी चाहिए। पर ध्यान रहे कि यह बात केवल सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ही लागू थी। बाद में सन 1997 में यह कोटा स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए भी बढ़ा दिया गया और 2010 में कहा गया कि इस कोटा को स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों के लिए भी बढ़ाया जाना चाहिए। अंत में कुल प्रतिशत 56% तक पहुंच गया। 2010 में पोते पोतियों को शामिल करने के फैसले के बाद 2012-13 के दौरान बांग्लादेश में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था। फरवरी 2018 में बांग्लादेश के सामान्य छात्र अधिकार संरक्षण परिषद ने बांग्लादेश सरकारी सेवाओं में सुधार की मांग की और इसी दबाव में बांग्लादेश सरकार ने अक्टूबर 2018 में प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरी से कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। मामला यही खत्म हो जाता, लेकिन 2021 में स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के 7 छात्रों ने इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और 5 जून 2024 को हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि सरकारी परिपत्र को अवैध घोषित कर दिया जाएगा और कोटा प्रणाली फिर से शुरू की जाएगी कि यह कोटा असंवैधानिक है। मूल संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि स्वतंत्रता सेनानियों की आने वाली पीढ़ियों को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। और वैसे भी क्या इसका कोई मतलब बनता है? स्वतंत्रता सेनानियों को आरक्षण देना समझ में आता क्योंकि उन्होंने देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनके पोते पोतियों को आरक्षण केवल इसलिए दिया जाएगा क्योंकि उनके दादा दादी स्वतंत्रता सेनानी थे। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कुछ गैर जिम्मेदार बयान दिया। उनके मुताबिक यदि स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता तो क्या रजाकार के पोते पोतियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा? न केवल प्रधानमंत्री शेख हसीना बल्कि उनके समाज कल्याण मंत्री मोहम्मद अली अराफत ने भी रजाकारों के बारे में इसी तरह के बयान दिए। रजाकार का मतलब क्या है? दोस्तों, रजाकार एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है स्वयंसेवक या मददगार, परंतु बांग्लादेश में रजाकार शब्द का अर्थ विश्वघाती और राष्ट्र विरोधी होता है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को विदेशी फंडिंग करार दिया गया। उन्होंने जो भी सपना देखा बोलते हुए कहा, उनके मुताबिक इसके पीछे अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का हाथ बताया गया। अमेरिका जैसे देश पीछे से रिमोट कंट्रोल के जैसे ऐसे देशों को भड़काते हैं। भारत की तरह बांग्लादेश में भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है। लोक प्रशासन मंत्री फरहाद हुसैन ने फरवरी में सांसद को बताया कि उनके देश में करीब 5 लाख से अधिक नौकरियां खाली, लेकिन अगर वे बढ़ जाए तो भी यह पर्याप्त नहीं होगा। बांग्लादेश ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल 1.8 से 1.9 लाख युवा नौकरी बाजार में शामिल होते हैं। 170 मिलियन लोगों के देश में कामकाजी आबादी लगभग 2/3, इसका मतलब लगभग 110 मिलियन है। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन हावी हो जाएंगे। और ये वो संगठन है जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, जो शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह भारत की सपोर्टर थी। और कुल मिलाकर शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने के बाद भारत में जो कुछ गलत हो सकता था वह हो रहा है। वहाँ की 1 करोड़ 30 लाख हिंदू जनता खतरे में आ गई है। बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई। बांग्लादेश से लगने वाले भारत के 5 राज्यों की सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई है। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके हैं। इस साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी है। जुलाई में ही $1 बिलियन
के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को मौका दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किमी का बॉर्डर लगता है। यह बॉर्डर वो है जहां से घुसपैठिए और टेररिस्ट एलिमेंट्स लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। शेख हसीना के पीएम रहते इन एलिमेंट्स पर प्रेशर बना हुआ था। पाकिस्तान की आईएसआई और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन भारत की दोस्त शेख हसीना को भी पसंद नहीं करते थे। सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिली कि पाकिस्तान की आईएसआई और उनके स्लीपर सेल्स शेख हसीना को कमजोर करने के लिए लगातार ढाका में काम कर रहे थे। इस काम के लिए जमात को आईएसआई से मोटा पैसा भी मिलता था। पर आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी है तो जमात जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंटी हिंदू पार्टियां बांग्लादेश में मजबूत होगी। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से ही चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था। यह भी खतरा है कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से यह कह रहा था कि वह उसे अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने के लिए एक जगह दे, और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी काफी नाराज हो गया था और उसी वक्त से अमेरिका की डीप स्टेट अपने काम में लग गई। इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन की फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ थी, मगर शेख हसीना ने इस दौरान भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। आज अगर शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम नहीं रही तो सबसे ज्यादा फिक्र भारत को होनी चाहिए। शेख हसीना भारत के लिए सही है, भारत के हित को आगे रख रही है। उनके पीएम रहने से भारत से लगे बांग्लादेश का बॉर्डर सेफ था। उनके रहते बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित थे। उसी तरह भारत भी मेडिकल सुविधा के लिए बांग्लादेश को ई वीजा देता था। उनकी पुलिस को ट्रेनिंग भी देता था, नई ट्रेन और बस सेवा के लिए उसे चलाता था। गंगा समझौते के लिए ज्वाइंट कमेटी बिठाता है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए भारत से एक टीम बांग्लादेश भेजता है। शेख हसीना के बांग्लादेशी पीएम ना रहने पर वहां के लाखों हिंदू खतरे में आ जाएंगे। पाकिस्तानी एलिमेंट्स वहां अपनी जड़ें जमा देगी। बांग्लादेश से लगे भारत के बॉर्डर में घुसपैठियां बढ़ सकती है। चीन भी बांग्लादेश को अपने पाले में ले लेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के रेजिग्नेशन से बांग्लादेश के साथ भारत में भी क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।